Hello, my dear children. How are you? I think you all are fit and fine. You're studying well at your home. So, today, children, we are going to start Civics first chapter, Power Sharing. It is a very important chapter. So, what we are going to study in this chapter, Power Sharing? Let's see first that. So, we are going to study first what is the meaning of power sharing, because this term is new for you. You have to understand it well. Power sharing क्या होती है, फिर हम ये समझेंगे कि हाउ द पावर शेयरिंग वर्क्स इन डेमोक्रेसी, बिकॉज दिस इज़ अ साइन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट देयर दैट पावर इज शेयर्ड. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का ये साइन होता है कि वहाँ पे पावर शेयर किए जाते हैं. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. देन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पावर शेयरिंग taking in the reference of two countries. These two countries are, first is Belgium and second is Sri Lanka. Both are having the same ethnic culture, but how they are handling this power sharing, that we are going to study. Then next we are going to study about the forms of power sharing, then horizontal and vertical type of power sharing in India, क्योंकि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है और इंडिया में डेमोक्रेटिक डिवीज़न कैसा है पावर का, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो दीज ऑल आर द हेडिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन 2 to 3 वीडियोज़. बट वॉट वी आर टेकिंग टुडे, लेट्स चेक दैट वंस. In power sharing, today we are going to study about the ethnic culture of Belgium. In the reference of Belgium, we are going to understand the power sharing, then about the accommodation policy of Belgium, how it resulted, because a very good policy and it was able to accommodate different type of culture. Accommodation policy मतलब जो सारे लोगों को अपने साथ accommodate कर ले. तो ये accommodation policy जिससे कि उन्हें सारे ग्रुप के लोगों को सेटिस्फाई किया, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को सेटिस्फाई किया, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे. ये सारी चीज़ों को उसने किस तरह से टैकल किया. देन बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, एंड अदर टॉपिक्स वी आर टेकिंग इन नेक्स्ट वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट विद बेल्जियम. बिफोर टू स्टडी अबाउट द बेल्जियम, वी हैव टू नो अबाउट a very important term that is used in this chapter, that is ethnic culture. What do you mean by ethnic culture of a nation? आप क्या समझते हैं ethnic culture से? A country in which different type of people who are belonging to different caste, creed and religion, even their language is different, they all live together. एक ऐसे कंट्री को फॉर्म करते हैं जिसमें कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग कल्चर रहता है, सारी चीज़ें अलग है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल ग्रुप ऑफ द पीपल, दोज हु आर लिविंग टुगेदर, मेंटेनिंग देयर कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड देयर लैंग्वेज इज ऑल्सो डिफरेंट. तो एथनिक कल्चर ऑफ द नेशन मीन्स ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका जो हर तरह से एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक नेशन को बिलोंग करते हैं. ऐसे देश में, ऐसी कंट्री में किसी चीज़ों को एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करना और सबको सेटिस्फाई रखना बहुत मुश्किल होता है. तो इसके लिए पावर शेयरिंग किस तरह से बेल्जियम ने फॉर्म किया, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो आई टोल्ड यू अबाउट द एथनिक culture of a nation. Now we are going to study this in the reference of Belgium. बेल्जियम में किस तरह का एथनिक कंपोजिशन था. एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पावर शेयरिंग इन द रेफरेंस ऑफ 2 countries. फर्स्ट इज बेल्जियम एंड सेकंड इज श्रीलंका. आज के चैप्टर में मैं आपको केवल बेल्जियम के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स टेक बेल्जियम. नाउ यू आर नोइंग द मीनिंग ऑफ एथनिक कल्चर. एथनिक कल्चर मीन्स ऐसे लोगों का ग्रुप जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन, सब कुछ होता है और एक देश में रहते हैं, वो एथनिक कल्चर कहलाता है. सो इफ़ यू सी इन दिस रेफरेंस ऑफ बेल्जियम, वी विल फाइंड द एथनिक कल्चर ऑफ बेल्जियम वॉज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत तरह से गुथा हुआ था. वॉट वॉज द इशू? दैट द पॉपुलेशन ऑफ द बेल्जियम वॉज डिवाइडेड इन different ग्रुप्स on the basis of language. अलग अलग कम्युनिटी थी और उनकी भाषा अलग अलग थी. ये एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पर था, जो कि एक डिफरेंस लोगों में क्रिएट कर रहा था. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम.
Belgium is a small country of Europe. You can see this in the map. This is Belgium and you can also check the border of Belgium. तो देखिए बेल्जियम के जो बॉर्डर में जो कंट्रीज थी वो थी नीदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी. एंड इट्स एथनिक कल्चर कंपोजिशन वाज वेरी मच कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे जो लोग रहने वाले थे, क्योंकि बहुत तरह के लोग यहाँ रहते थे, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी यहाँ पे. उसको टैकल करना बहुत इजी नहीं था. सो दिस वाज नाउ क्लियर. नाउ वी विल सी द एथनिक कंपोजिशन. If we discuss about the ethnic composition or the different type of people who were living in their ratio wise, if we will discuss, so we will find that a big percent, that is 59% of people, they were living in Flemish region. आप देख सकते हैं Flemish region. यहाँ पर Flemish region में 59% लोग ऐसे थे जिनकी जो भाषा थी वो डच थी. इट मीन्स दे वर डच स्पीकिंग पीपल, जो कि एक बड़ा मेजोरिटी ग्रुप बनाते थे. नाउ सी द अदर ग्रुप दैट वाज ऑफ बेलोनिया रीजन. जो बेलोनिया रीजन था उसमें जो लोग रहते थे, these people were habitual to speak the French language. It means how it was majority of people were Dutch speaking people and some were of French speaking people. Now 59% and 40% is done. Now 1% community, they were German speaking people. So you have seen the composition, how much complicated it was, how much diversified it is. कितना complicated था वहाँ का composition. Means in this way the whole country was formed where different type of social group were there. They were having different language. That was actually the major issue of the Belgium. So now we have read about the ethnic composition. So now due to this complicated composition, what were the problems created to handle the administration of this country? क्या problem आ रहे थे अलग अलग भाषाओं के लोग होने से? So now let's talk about the Brussels, which was the capital of Belgium. Belgium की capital था Brussels. Now what was the composition of Brussels? It was different from the other part of the Belgium. How it was different? Here the number of people speaking French, it was more than the people who were speaking Dutch. So the community clashes mainly started from here, because the people who were French speaking, they were having the majority. They were economically, socially established people, and they were much more advanced than the Dutch speaking people. So these things were irritating and making the Dutch speaking people agitated. So this was the major issue between the two communities. And we will find that 1950 to 1960, 1950 से 1960 तक कंटिन्यूसली ये कम्युनिटी डिफरेंस एक बहुत बड़ा मेजर इशू बेल्जियम में बना रहा. नाउ द प्रॉब्लम वाज हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम. स्पेशली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेल्जियम, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं. पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक साइन होता है. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पावर का डिवीज़न होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं. एज वी नो द जनरल डेफिनेशन ऑफ व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी, वेयर द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. लेकिन जो हम डेमोक्रेसी की एक जनरल डेफिनेशन जानते हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल अलग अलग तरह से होती है. तो डेमोक्रेसी में ही पावर शेयरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है. पावर शेयरिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये पावर शेयरिंग बेल्जियम ने किस तरह से अडॉप्ट किया और श्रीलंका ने किस तरह से अडॉप्ट किया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर बेल्जियम. How the Belgium has tackled this problem, as we have discussed that they were having the issues of two linguistic peoples, they were having the difference. इस प्रॉब्लम को जो 1950 से 1960 तक चली आ रही थी, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया एंड हाउ दे मेड द प्लान so that this difference can be removed. Because what was the aim of the government? That all the communities should coexist peacefully. Now we are going to study about the accommodation policy of Belgium. As I told you that two countries, they have tackled the situation in two different ways.
So these two policies are known as, first is accommodation policy by Belgium and majoritarian policy in Sri Lanka. So Sri Lanka we are taking afterwards. Now let's see the accommodation policy of Belgium. What do you mean by accommodation policy? Accommodate something मतलब सारी चीज़ों को किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं, एसिमुलेट करते हैं कि सारे जो चीज़ें एक साथ गवर्न हो, स्मूथली प्रॉपरली गवर्न हो सकें, सबकी पावर शेयरिंग इस तरह से हो कि नन ऑफ द कम्युनिटी शुड बी नेग्लेक्टेड, कोई भी कम्युनिटी नेग्लेक्ट ना हो. तो किस तरह से जो एकोमोडेशन पॉलिसी है, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द मॉडल ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग. व्हाट वाज दैट, हाउ इट वाज स्ट्रक्चर्ड, that it was beneficial to all the community, and how by the help of this unique power sharing the Belgium succeeded over this linguistic issues, the community issues. So let's see what is the power sharing model of Belgium. So how the government has worked that all the communities should get equal powers, equal, जैसा कि हमने power sharing का definition ही पढ़ा है, that power should be divided among all organs in such a way that they all should run smoothly and separately, but their consentment in any decision making of the government should be must. कि यदि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसमें सारे ऑर्गन्स का इक्वल पार्टिसिपेशन हो. सो नन ऑफ द ऑर्गन विल बी नेग्लेक्टेड. सो दिस इज पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग एज आई टोल्ड यू डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. बट एज इंडिया इज़ ऑल्सो हैविंग फेडरल सिस्टम, इंडिया के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे. तो फेडरल सिस्टम में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके पावर किस तरह से डिवाइड है. इन मैनी ऑफ द कंट्रीज़ यू विल फाइंड दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे बोथ वर्क सेपरेटली, दोनों के पावर अलग होते हैं. In some countries you'll find that both are somewhere interrelated, some powers are combined to each other. इस तरह से पावर डिवाइड होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेशन होता है. सो दिस इज द साइन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो नाउ हाउ द बेल्जियम हैज़ अडॉप्टेड दिस पावर शेयरिंग पॉलिसी, लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट रूल दैट द गवर्नमेंट हैज़ अप्लाइड, इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन में, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग, ऐसे लोग जो डच लैंग्वेज बोलते हैं और ऐसे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया. दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ बेल्जियम मॉडल. द सेकंड प्रोविज़न दैट वाज मेड अंडर बेल्जियम प्रोविज़न वाज, जो सेकंड फीचर था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेशन से फ्री कर दिया. So it was now the state government was not subordinated to the central government. इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी. So this was the second provision. Now what was the third provision made? जो ब्रुसेल्स की जो सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई उसमें डच स्पीकिंग का और फ्रेंच स्पीकिंग का इक्वल रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया गया. So this was the third and very important provision made under Belgium model. What was the last one? अब वो जो माइनर ग्रुप्स थे उनके लिए क्या प्रोविज़न किया, इट मीन्स ईच एंड एवरी कम्युनिटी वॉज पेड अटेंशन फॉर देयर ग्रोथ. सो व्हाट वाज दिस थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई. हाउ इट वाज वर्किंग? इट वाज नॉट अंडर द डोमिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. It was the group of the people who were having their own culture, so they were made free for some of the decision they can take without the permission of the central or the state government. And such kind of government was called the community government. So we have read it very properly. What was the four provision was made, that equal representation was given to the French speaking and Dutch speaking. The state government was made free from the clutches of central government. In Brussels, यदि हम कैपिटल में देखें तो कैपिटल में दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल दिया गया. और इसके अलावा जो एक बहुत अच्छा प्रोविज़न लाया गया वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का. सो इन दिस वे द Belgium model was made
Between 1970 to 1993, the efforts were made and the government was continuously planning, and between this time 4 implementation was made. 4 बार गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया और उसमें सुधार किया। इसका पर्पस एक ही था कि एक पीसफुलनेस कैसे एग्जिस्ट की जाए जब इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, इतनी सारी लैंग्वेज है, कल्चर है, इनके आपस के जो डिफरेंसेस है उनको अलग करके एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जो ये प्रोविज़न बनाया गया, इसने 1970 से 1993 तक कंटिन्यूसली 4 टाइम्स इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट वाज द 4 इम्प्लीमेंटेशन, व्हाई इट वाज मेड, व्हाई इट वाज नीडेड। तो ये 4 इम्प्लीमेंटेशन किए, अल्टीमेटली द गवर्नमेंट केम टू अ डिसीजन और जो बेल्जियम मॉडल था ये बहुत सक्सेसफुल रहा। सो नाउ वी हैव रेड ऑल अबाउट द एथनिक कल्चर, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, its complications and the community differences, how it was created, then how the government has worked to divide the power among all, so bring the peacefulness in the whole country, and how it resulted। जो बेल्जियम मॉडल जो बनाया गया, जो मैकेनिज्म था पावर शेयरिंग का, वो अल्टीमेटली कितना फ्रूटफुल रहा और क्यों फ्रूटफुल रहा। वी कैन सी दैट व्हाट वर द मेन प्लस पॉइंट ऑफ दैट, इसके क्या फ़ायदे हुए जो कि गवर्नमेंट ने एक पावर शेयरिंग का जो मैकेनिज्म बनाया उसके फ़ायदे क्या थे। सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन बाय एवरीवन, व्हेन ऑल आवर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सो देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंग दीज ऑल ग्रुप्स वर टोटली रिमूव्ड ऑफ। देन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो गिवन द पावर, सो दे वर फ्री टू वर्क, so it was also a very good feature and it was taken very positively. Then in capital both the community has given equal powers, so there was no differences were existing more. Then community government, other community group which were remaining, उनको भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर दिया गया था। उनके कम्युनिटी हेड को कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी कि वो किसी तरह के भी क्लचेस से वो फ्री थे। सो इट अल्टीमेटली इट प्रूव्ड टू बी वेरी मच सक्सेसफुल। तो ये आपका था बेल्जियम का एथनिक कल्चर, बेल्जियम की स्टोरी। एज आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसको हम तब समझेंगे जब हम श्रीलंका का एथनिक कल्चर, एथनिक कंपोजिशन और उसने इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया। It was not that much smooth functioning. So this policy of Sri Lanka we are going to study afterwards in next video. Now we are discussing the questions which are based on this particular topic. So it will be given separately. तो आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। आप सारे क्वेश्चन यदि एक बार एक टॉपिक को पढ़ के समझ लेते हैं तो आपको आगे पढ़ने में एक बर्डन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 जो इस पे बनते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट आई एम रीडिंग 1 बाय 1. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द क्वेश्चंस. इन शॉर्ट, the questions which are important: name the capital city of Belgium. Capital was Brussels, I have already told you. Then name the countries that share the borders, which were Netherlands, France, Luxembourg and Germany. Then the question which is important about what is the ethnic composition of Belgium, already I have explained you well, so I think it is not needed. आपको मैंने ethnic composition के बारे में पूरा बता दिया है कि ethnic composition बेल्जियम का कैसा था. और क्वेश्चन जो आपका आता है, वाई डिड बेल्जियन लीडर्स अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि 4 टाइम बेल्जियम की पॉलिसी थी उसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो कि मैंने आपको बता दिया है क्योंकि उनको ये देखना था कि कम्युनिटी डिफरेंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और पीसफुलनेस एग्जिस्ट हो. इसके बाद जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है, व्हाट लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950 to 1960. वाई वॉज द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में ये जो डच स्पीकिंग ग्रुप था और जो फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप था, दोनों के क्यों डिफरेंसेस थे, स्पेशली ये जो इश्यूज़ था वो ब्रुसेल्स में क्यों था, जो कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 20% ही फ्रेंच स्पीकिंग थे, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन इनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा था. तो ये एक मेजर डिफरेंस का रीज़न बन रहा था. तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द पाथ ऑफ एकोमोडेशन अडॉप्टेड इन बेल्जियम. ये जो सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम की उसने बहुत इंटेलिजेंटली इसमें वर्क किया. पावर का डिवीज़न इस तरह से किया कि एक बहुत
अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया और बाद में ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वो एक हेड क्वार्टर बना। सो आई थिंक from this chapter Belgium we have read very thoroughly, even we have discussed the questions, सारे questions हमने discuss कर लिए हैं. This is enough for today and very soon just keep watching because I am coming with the next video in which I am taking power sharing. As I told you in the beginning, so many points are remaining there and we are taking Sri Lanka and its Mediterranean policy. So keep watching, subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.